टीचर उपस्थित हैं, सभी को नमस्कार और हैप्पी न्यू ईयर। जैसा अभी मैडम बता रही थी कि और हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ने 2 फ्रेमवर्क सर्कुलेट किया। तो फ्रेमवर्क पर आने से पहले मैं ब्रॉडली एनईपी से रिलेटेड 1-2 बातें बताना चाहता हूं कि एनईपी के अंदर जो कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है, इसमें हर एक साल, पहला साल सर्टिफिकेट के साथ, दूसरा साल डिप्लोमा के साथ और तीसरा साल डिग्री के साथ स्टूडेंट को एग्जिट की फैसिलिटी है। साथ ही साथ हम साइंस के टीचर हैं तो 15 से 20% स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में छोड़ के चले जाते हैं, और यदि सेकेंड ईयर में भी 15 से 20% स्टूडेंट छोड़ के चले गए तो इसका मतलब है कि 30 छात्र के ऊपर जो 2 शिक्षक लगते थे प्रैक्टिकल क्लास में, उसमें 2 शिक्षक नहीं लग के 1 शिक्षक लगेंगे। इसका मतलब है कि 4 पीरियड का लॉस है। हमारा कॉलेज केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ाता है, फिजिक्स ऑनर्स पढ़ाता है, बॉटनी, जूलॉजी सारे ऑनर्स पढ़ाता है, मैथमेटिक्स ऑनर्स पढ़ाता है। लाइफ साइंस में बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस चलता है, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस चलता है, बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड फिजिकल साइंस चलता है। तो इसका मतलब है कि एक कॉलेज में एक कोर्स के अंदर जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसके अंदर कम से कम 6 से 8 शिक्षकों का लोड घट जाएगा। और इस लोड घटने का मतलब है कि रिजर्वेशन रोस्टर स्टेबल नहीं होगा, और रिजर्वेशन रोस्टर स्टेबल नहीं होगा का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का लगना है, वो नहीं लग पाएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेमवर्क 1 और 2। सबसे पहले फ्रेमवर्क 1 की बात करते हैं। इसमें जो यूनिवर्सिटी ने फ्रेमवर्क 1 सर्कुलेट किया है, इसके अंदर जो एसईसी पेपर है, स्किल इन्हांसमेंट, और एईसी पेपर, एबिलिटी इन्हांसमेंट पेपर, ये सिर्फ 2 क्रेडिट का है। पहले ये 4 क्रेडिट का होता था। इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रैक्टिकल का कंपोनेंट नहीं है साइंस कोर्स में, क्योंकि 2 क्रेडिट प्रैक्टिकल का होता था पहले और 4 क्रेडिट थ्योरी का होता था। तो अब ये सिर्फ 2 क्रेडिट का है, इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है। अब साइंस के अंदर यदि प्रैक्टिकल का कंपोनेंट नहीं है तो पढ़ाई का क्या मतलब है, कोर्स का क्या मतलब है। दूसरा, जो सेकेंड ईयर में जो सैक का पेपर है वो ऑप्शनल है, और एक कोर पेपर भी सेकेंड ईयर में कम है। और in between DSC 1 and GE3 there is choice in third semester. Again, 1 core paper is less. In DSC 2 and GE4 there is choice in fourth semester. In 5th and 6th semester, earlier there were 2 DSC, but in proposed structure there is only 1 DSC and 1 GE. इसका मतलब है कि यहाँ पर भी चॉइस है और वर्कलोड थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा घटेगा। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जो नया फ्रेमवर्क सर्कुलेट हुआ है, पहले एईसीसी का पेपर होता था, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स, और इस बार जो यूनिवर्सिटी ने सर्कुलेट किया है फ्रेमवर्क, उसमें साइलेंटली कंपलसरी वर्ड को हटा दिया है, और एईसीसी पेपर जो पहले था अब एईसी पेपर हो गया है। अब इसका मतलब है कि जो इन्वायरमेंटल साइंस है, इंग्लिश है, इसका वर्कलोड बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, बहुत ज्यादा घट जाएगा। अब हम फ्रेमवर्क 2 की बात करते हैं। फ्रेमवर्क 2 केवल 4 क्रेडिट का है, डीएससी और डीएसबी, डिसिप्लिन स्पेसिफिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स। ये केवल 4 क्रेडिट का है, जो पहले 6 क्रेडिट होता था। इसमें भी इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल का कंपोनेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी ने प्रैक्टिकल का कंपोनेंट हटा दिया है। और सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग बात है, फ्रेमवर्क 2 में 2 के अंदर जो नोट है उसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट कैन अर्न 30 क्रेडिट्स इन ए सेमेस्टर। लेकिन जब फ्रेमवर्क 2 को आप देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि एक सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट 20 या 22 क्रेडिट ही अर्न कर सकता है। तो ये जो 8 क्रेडिट है
ये स्टूडेंट कहाँ से अर्न करेगा? इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी बैकडोर से यहाँ पर मुक्स की एंट्री करा रहा है, जो कि यूनिवर्सिटी कहती है कि हम मुक्स अभी नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो 8 क्रेडिट्स है या 10 क्रेडिट्स है वो मुक्स के थ्रू ही है, जो जिस पर कि साइलेंट है यूनिवर्सिटी का फ्रेमवर्क। और ये क्लियर है कि मुक्स ही है। ये इस पर हमने क्वेश्चन भी पूछा था 31 तारीख के मीटिंग में। और जो दूसरा सबसे बड़ा बात है कि इस वर्कलोड फ्लक्चुएट होगा, वर्कलोड फ्लक्चुएट होने के कारण टीचिंग पोजीशंस, अभी आप देखेंगे कि अभी 1-2 दिन पहले आया कि सभी कॉलेज एबीसी मॉडल को अडॉप्ट कर सकता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात कर रहा है। दूसरा जो आए दिन आप देख रहे हैं कि एडहॉक अपॉइंटमेंट भी कॉलेज नहीं कर रहा, गेस्ट टीचर, बहुत सारे कॉलेज का एडवर्टीजमेंट आया जिसमें गेस्ट टीचर का है। लॉ फैकल्टी में आप देखें कि 100 टीचर गेस्ट टीचर पर लगाने की बात है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट पैसा कम लगाना चाह रही है हायर एजुकेशन में, और हायर एजुकेशन में पैसा कम लगाना चाह रही है और गेस्ट पर कम दिनों के लिए अपॉइंटमेंट करके काम चलाना चाह रही है। इसका मतलब क्या है कि जो भी टीचर अपॉइंट होगा गेस्ट के बेसिस पर, वो कितना मन लगा के पढ़ाई करेगा, कितना मन लगा के पढ़ाएगा। और गेस्ट टीचर का मतलब है कि वो जिस टाइम क्लास होगा उसी टाइम वो इन्वॉल्व होगा कॉलेज में, उसके बाद तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि कॉलेज का जो कॉर्पोरेट लाइफ है, स्टूडेंट का जो और भी एक्टिविटी है, पढ़ाई के अलावा बहुत सारी एक्टिविटी कॉलेजेस में होती है, वो सब के लिए वो शिक्षक अवेलेबल नहीं रहेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है ओवरऑल डेवलपमेंट स्टूडेंट का करने का, वो नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है कि आए दिन हम देखते हैं कि अभी प्रमोशन हुआ लेकिन एरियर नहीं दे रही है यूनिवर्सिटी। 1-2 कॉलेज में यदि दिया भी है तो साइलेंटली उसका प्रिंसिपल एक्सेप्ट नहीं करता कि हम एरियर दे दिए हैं। क्यों? क्योंकि फंड कम आ रही है यूजीसी से। साथ ही साथ लेबोरेटरी के एक्सपेंशन के लिए, लेबोरेटरी में नए इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कोई पैसा यूजीसी नहीं देती है। जैसे हमारे ही कॉलेज में हमें 5 लेबोरेटरी का जरूरत है हमारे ही सब्जेक्ट में, तो 3 ही लेबोरेटरी से काम चलाने के लिए कहता, उस पर बार बार चिट्ठियां जाती भी है यूनिवर्सिटी यूजीसी को, लेकिन वहां से कोई सुनवाई नहीं होती है। साथ साथ इन सब जो सिचुएशन है जिसमें कि वर्कलोड घट रहा है, हम माइन्यूटली देखें तो एक ही ऑप्शन है जो कि यूनिवर्सिटी एक टाइम ऑर्डिनेंस लाए एब्जॉर्प्शन के लिए, और जितने भी शिक्षक काम कर रहे हैं उनको पहले एब्जॉर्ब करे और फिर उसके बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना है वो करे। लेकिन सबसे पहले जो शिक्षक हित में है एब्जॉर्प्शन का ऑर्डिनेंस लाए और करे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल हम लोकल पर्सपेक्टिव में ही नहीं देख सकते हैं कि केवल दिल्ली से ही कंसर्न है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ स्टूडेंट देश के हर एक कोने में जाके शिक्षा में भाग लेता है। वो हर एक कॉलेज में उसका अपॉइंटमेंट होता है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ हो, ईस्ट हो या नॉर्थ हो, कहीं भी हर एक जगह जाके अच्छा होता। यदि एकेडमिक रिगरस घट गया, प्रैक्टिकल का कंपोनेंट घट गया, थ्योरी का कंपोनेंट घट गया, इसका मतलब है कि एकेडमिक रिगरस घट गया, तो जो स्टूडेंट ट्रेंड होगा यहाँ से जो पढ़ेगा उसमें के अंदर जो कॉम्पिटेंस है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसका एम्प्लॉयमेंट भी घटेगा। इसका अल्टीमेट प्रभाव पूरे हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगी। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए यही लग रहा है कि सरकार फंड कम करना चाहती है एजुकेशन पर, और विश्वविद्यालय उसको दूसरे तरह से कोर्स का कंटेंट कम करके, कोर्स का पीरियड कम करके उसको लागू करना चाहती है। और दूसरा जो एक सबसे बड़ी चीज है कि अभी कॉलेजेस के अंदर प्रिंसिपल फोर्स करते हैं। अभी है कि 14 पीरियड एसोसिएट प्रोफेसर लेगा और 16 पीरियड असिस्टेंट प्रोफेसर लेगा। इस प्रमोशन के बाद प्रिंसिपल फोर्स करते हैं कि नहीं, सबको 16 पीरियड लेना है। तो वर्कलोड घटाने का वहां भी एक तरीका है, लेकिन आप साइलेंटली यदि पूछेंगे तो कहते हैं कि नहीं, मैं वर्कलोड नहीं घटाना चाहता हूँ। लेकिन आखिर मंशा क्या है, इसके पीछे तर्क क्या है कि 16 पीरियड सबको लेना है, तो 2-2 पीरियड का लोड वहां भी घटाना चाह रहे हैं। और अल्टीमेटली ये सब फंड कट से रिलेटेड है। मेरे तरफ से इतना ही। थैंक यू। ओवर टू सीमा।
थैंक यू प्रोफेसर देवनंदन जी, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट आउट किया और बहुत ही विस्तार से आपने बताया कि किस तरह से ये एकेडमिक रिगर प्लस वर्कलोड किस तरह से ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है एनईपी के तहत वो लाएगा। आपने साइंस के बारे में बताया कि कैसे साइंस स्ट्रीम में बीएससी में जब प्रैक्टिकल ही ना हो तो फिर साइंस पढ़ाने से फायदा क्या है। तो साइंस और ह्यूमैनिटीज में क्या डिफरेंस हो जाएगा। प्रैक्टिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है साइंस बीएससी वगैरह कोर्सेज के लिए, और किस तरह से क्रेडिट आप कम कर रहे हो तो उसका इफेक्ट होगा साइंस के टीचिंग पे और लर्निंग पे। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो कि हमें समझना पड़ेगा और टीचर्स को इस पे चिंतन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये इस तरह का जो है चेंजेस वैसा ना आए। दूसरा जो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोला है कि वर्कलोड का घटने से, और वर्कलोड किस तरह से घटता है उस पर भी आपने अच्छी तरह से पूरे विस्तार में बताया है, और उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जो है, रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, रिजर्वेशन पॉलिसी पे होगा, जो कि आप जिस तरह से वर्कलोड घट रहा है तो गेस्ट का ही अपॉइंटमेंट हो रहा है, एडहॉक को गेस्ट में तब्दील किया जा रहा है और वहां पे कोई रिजर्वेशन दिख नहीं रहा है। तो ये सब जो आउटकम्स हैं, जो कंसिक्वेंस